आज 8 जनवरी है और आज यूपीएससी का पेपर भी हुआ है, पहला पेपर। आप लोग को जानकारी में होगा, पहली बार हुआ है कि यूपीएससी काफ़ी समय दे रहा है। प्रश्न पत्र आपके 17 तारीख तक होने हैं। सैटरडे संडे ही एग्ज़ाम है इस बार, ठीक है। चाहे कोविड को ध्यान में रख करके वो उनकी अपनी व्यवस्था है। तो आज से पेपर चालू हो गया है। पहला पेपर आज निबंध का था, तो निबंध का पेपर आ चुका है, मेरे पास है, तो एक बार मैं आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। और प्रतिदिन के स्तर पे जैसे जैसे पेपर होता जाएगा तो हम प्रयास करेंगे कि हम प्रश्न पत्रों को देखें, ठीक है। तो आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे पहले तो मैं आपको साझा भी किए दे रहा हूँ, आप लोग भी ओपन करना चाहो तो कर लो। ठीक है, आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे बस चंद ही मिनटों में पहुंच जाएगा ये आपके पास। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का इशू है। ऐसे के बारे में, निबंध के बारे में देखो, क्लास आप लोगों की वैसे हो चुकी है, एक बार आपको सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। ये अभ्यास की चीज़ है। निबंध का प्रश्न पत्र जितना आप अभ्यास करके जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। समान अध्ययन के सभी प्रश्न पत्रों से जुड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इस बार के निबंध के क्वेश्चन आए हैं, ये सारे लगभग इसमें से अधिकांशतः इथिक्स से जुड़ते हैं, नैतिकता से जुड़ते हैं। आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, जितने भी निबंध दिए गए हैं मैं भी आपको डिस्कस भी करूँगा। बेहतर ये होता कि मैं सभी पे आपको 10-10, 15-15 पॉइंट बताता। कल हमारी एक चर्चा हुई थी भ्रूण हत्या को लेकर के, पितृसत्ता को लेकर के, एक निबंध उससे भी आया है ना। हम जितने कल का बहुत सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को दिए थे पितृसत्ता को लेकर के, आप वो सारे पॉइंट प्रयोग कर सकते थे। तो एक सबसे मतलब आपको अभी बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको प्रश्न पत्र आ जाएगा, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे आ गया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आ गया। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जिसके पास ना आया हो तो वहाँ से देख लें। तो बाकी आज़ाद IAS एकेडमी का जो आपका एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे भी मैं लगा दूंगा इसे। एप्लीकेशन पे वहीं पर एक सेक्शन बना के ये लग जाएगा ऐप के अंदर। तो पहला जो एशे का टॉपिक आपका आया है, अभी देखो थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो देख लेंगे। पहला एशे का टॉपिक है आपका, ये है, पहला है मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। ये आपका सीधा सीधा इथिक्स से जुड़ता है, नैतिकता से जुड़ता है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से हम मनुष्य तो होते ही हैं, लेकिन हम मानव नहीं होते। मानव का मतलब है आपके अंदर कुछ नैतिक मूल्यों का समावेशन होना, और ये एक लंबी प्रक्रिया है। एक दिन में आपके अंदर आप मानवीय मूल्यों को धारण नहीं करते हैं। तो मानवता के मूल्य, उससे जुड़ाव, इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये है। और इसको 1250 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूँ कि प्रश्न पत्र क्या है। 1200 वर्ड में लगभग आपको लिखना है, कम से कम 1250 या 1200 तक में आपको लिखने की कोशिश करना चाहिए। 2 खंडों में विभाजित किया गया है इसे, ठीक है। पहले खंड में 4 दिए गए हैं, उससे 1 चुनना है, और दूसरे खंड में 4 दिए गए हैं, उससे भी 1 चुनना है, ठीक है। इसमें एक में हिंदी की मिस्टेक मतलब यूपीएससी करता ही करता है। तीसरे नंबर के एशे में थोड़ा सा गड़बड़ी है। यदि आप इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो तीसरे नंबर के एशे को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार ये था कि टेलीग्राम में आ जाता तो मैं सभी लोगों को दिखा पाता, स्क्रीन पे शेयर कर देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, आपको पता ही है। अपने माध्यम से 1 मिनट चला जाएगा ये। हाँ, आ गया, ये पेपर आ गया है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं टेलीग्राम से। ये रहा, ये देखो, मैं जितना मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने मेंस दिए हैं, तो 3 घंटे का समय पता नहीं चलता है वहाँ पे। बहुत सारे पॉइंट अभी यहाँ पे हम सोच सकते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठ के लिखना अपने आप में अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग है। उसको हम यहाँ से मैच नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब जितने भी प्रश्न पत्र होंगे आपको देखना इसलिए चाहिए क्योंकि आगे अगला नंबर आपका है, आपको इसी एग्ज़ाम पे बैठना है। तो इस एग्ज़ाम की जटिलता आप अभी से प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो ये आपका इसमें लिखा हुआ है, पहले थोड़ा सा निर्देश भी देख लीजिए, निर्देश में क्या क्या दिया गया है। ये जो निर्देश दिए होते हैं एक बार पढ़ना चाहिए आपको। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। इस माध्यम मतलब समझ रहे हैं आप, यदि हिंदी माध्यम ले रहे हैं तो आपको हिंदी में ही लिखना है, फिर आप इंग्लिश में इसे नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, ऑप्शनल में चेंजिंग आप कर सकते हैं, ऑप्शनल पे आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपने मीडियम आपने प्रवेश पत्र में प्राधिकृत है उसी पे लिखना है। इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह जो QCA है पुस्तिका है उसके मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों पर अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। ठीक, शब्द संख्या यहाँ पर दी गई है 1200 शब्दों, 1000 से 1200 शब्दों के बीच में लिखना है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा अन्य पर पूर्णतः काट दिया जाए। तो जो मतलब प्रश्न उसमें रहता है, जो स्पेस आप रफ वर्क के लिए करते हैं उसे कट कर दें, बाकी जो आपका वर्क है उसी पे ही करेंगे। 3 घंटे का समय दिया गया है, 250 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, ये जनरल स्टडी का पहला प्रश्न पत्र निबंधी होता है। दूसरा प्रश्न पत्र आपका GS पेपर 1 हम जिसे बोलते हैं, वो दूसरा प्रश्न पत्र आमतौर पे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये देखिए आपके 125 नंबर का एक है, एक खंड में दिए गए हैं आपके 4, करना है हमें 1। अब पहले सेक्शन में इन्होंने पहला दिया है मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। ये आपका दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, नैतिकता, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस पे आपको थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आमतौर पे बेहतर क्या रहता है, जब आप ऐसे लिखना प्रारंभ करें तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सारे ऐसे लिख करके देख करके सारे एक साथ पढ़ लीजिए, पहले दूसरा भी पढ़ लीजिए, इसके खंड के भी बी के भी पढ़ लीजिए, और इसमें आइडेंटिफाई करिए कि किस में आप अपनी बेहतर स्थिति रखते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन होगी उस आधार पे। ठीक है, जिसमें बेहतर स्थिति रखते हैं उन दोनों को आपको चयन कर लेना है। ठीक है, और जब आप दोनों को चयन कर लेंगे, चयन करने के बाद पीछे रफ वर्क लीजिए, रफ वर्क में पॉइंट बनाने चालू कर दीजिए, पहला लिखिए और नीचे दूसरा लिखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोनों का चयन पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप पहले के पॉइंट बना करके उसको लिखना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में दूसरा भी जा चुका है, दूसरा ऐसे जो आपने चयनित किया है, तो शायद बीच बीच में उसके पॉइंट आपके आएँ, यदि आए तो तुरंत जाके उसको भी लिखते रहना है। तो आपका दूसरा ऐसे पहले ऐसे लिखने के समय में ही पॉइंट के आधार पे तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि कैसे आप इसको लिखेंगे। ठीक है, लिखने का पूरा का प्रारूप आपको बना लेना चाहिए कि किस पॉइंट को पहले लाएंगे। तो पहले आपको इसके लिए मैंने आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक सिखाई थी क्लास में ही, कि कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, कैसे चीज़ों को सोचना है ना। टॉपिक दे देना है और उस टॉपिक के बारे में जो पॉइंट आते जाएं उन पॉइंटों को आपको लिखना चालू कर देना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। शुरुआत का जो आपका 20 मिनट हो प्रश्न पत्र मिलने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हो सकता है, क्योंकि हमें लिखने कितने 1200 शब्द। 1200 शब्द में आमतौर पे लिखने में कितना समय लग जाएगा आपको? 1 घंटा तो आप ले ही लोगे ना, एक पूरे एक ऐसे लिखने पे। दूसरा 1 घंटे से भी कुछ बच्चों को ज़्यादा समय लग जाता है। 1200 शब्द साधारण नहीं है लिखना एक बार में। और दूसरा पेपर है आपका, दूसरा जो है वो भी 1 घंटा ले ले आपको। ठीक है, तो कम से कम आधे घंटे, और आधे घंटे से ज़्यादा समय भी यदि आपको लगता है, मान लो 40 मिनट भी लगता है, तो 20-20 मिनट आपको उनके पॉइंट बनाने में रखने हैं। पहले सिनॉप्सिस बना लेंगे तो फिर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा, अब ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। ठीक है, कोशिश ये करना है। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कटिंग फिटिंग नहीं होनी चाहिए, भाषागत अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन भी करना है, कोटेशन भी आपके पास होने चाहिए हर एक उससे। 1-2 कोटेशन कम से कम आपको तैयार होना चाहिए जो आप टॉपिक तैयार करके जाए। जरूरी नहीं कि 4 के चारों ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपको सिर्फ लिखना तो एक ही है ना, खंड 1 से 1 लिखना है, खंड 2 से 1 लिखना है, तो आपको चारों नहीं समझ में आएंगे। तो बहुत सारे मूर्त रूप के होते हैं, बहुत सारे अमूर्त रूप के होते हैं, कुछ मूर्त अमूर्त दोनों देकर देता है। अब ये क्या है, पूरा अमूर्त है ना। तो मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। तो इसका टॉपिक आपका जीवन से जुड़ा हुआ है और उसका नैतिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो इस पे आपको पॉइंट सोचने हैं। ठीक है, जैसे ही होगा, जैसे अभी पेपर खत्म होते हैं, तो चूंकि मुझे इथिक्स के बाद फिर ऐसे ही पढ़ाना है, तो मैं फिर पूरा उठाऊंगा और इनके पॉइंट सोचना, कैसे आप इन ऐसों को लिखते हैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी आज तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको सारा ऐसे लिखने का अगला चरण यही है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी जो क्लासेस लूँगा, एक बार मैं इथिक्स पढ़ा पाऊँगा तब मैं ऐसे पढ़ाऊँगा आपको, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, अगला है, देखिएगा अभी इसमें से आप 2 चुनेंगे और कर लेंगे। विचार परक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है। ये भी हम लोग
इथिक्स में सीख ही रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ये भी आपका इथिक्स से ही जुड़ जाता है, नैतिकता से ही जुड़ जाता है। अगला है, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, ठीक। जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। यहाँ पे हिंदी में एरर है, मिस्टेक है। इस पे होना ये चाहिए कि जहाज में पानी, जहाज के अंदर यदि पानी चला गया तो जहाज डूब जाता है, क्योंकि इसका इंग्लिश सेंटेंस अलग है, हिंदी में अलग है। तो अब देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। जहाज के अंदर यदि पानी चला जाता है तो जहाज डूब जाता है, ना कि, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, इसको एक बार देख लेना है। ये भी आपका, इसको भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी आपके व्यक्तिगत जीवन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला है आपका, सफलता चरम परिष्करण है। ये भी आपका अमूर्त है। देखो अमूर्त इसमें कितने दे दिए, सारे अमूर्त ही हैं, लगभग सारे अमूर्त दे दिए, ठीक है। नीचे इसमें कुछ मूर्त मिलेंगे, एक दो अमूर्त यहाँ पे भी दिए हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपका फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से और आपकी नैतिकता के विषय वस्तु इससे जुड़ाव रखते हैं, आपके जीवन से जुड़ाव रखते हैं। इसमें से एक आप चुनेंगे। दूसरा खंड है, जो हम हैं वह संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता, है ना। सभ्यता और संस्कृति, कई बार हमने इस पे चर्चा की, अच्छी खासी डिबेट की है कि जो हमारा आंतरिक पक्ष होता है वो क्या है, वो संस्कार है, हमारी संस्कृति है जो निरंतर रहता है, जो हमारे साथ समय के साथ हमारे अंदर विकसित होता रहता है। और सभ्यता क्या है, जो हमारा बाह्य रूप है। तो जो हमारे पास है वो सभ्यता। तो सभ्यता और संस्कृति, कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में ही है ये, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला है, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। अब देखो ये सारे टॉपिक, आप सामाजिक न्याय मैंने आपको बताया है, यहीं पे इथिक्स की क्लास में भी हमारी चर्चा हुई थी, ठीक है। आर्थिक समृद्धि के बारे में तो इसको इकोनॉमी और सोशल जस्टिस से जोड़ करके पूछा गया है। देखा जाए तो ये आपका इकोनॉमी प्लस पॉलिटी दोनों से जुड़ता है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यदि आपके पास पॉइंट हैं, आपने सोशल जस्टिस प्रॉपर जो पॉइंट बना रखे, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट, पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद, हमें दिखती नहीं है पितृसत्ता, इसी पे हमने लंबी डिस्कस की। इन्होंने भी अपना पक्ष रखा था कि मेरे घर पे ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर हमने एक डिस्कशन बहुत अच्छा खासा किया। कल मैंने उस वीडियो को भी पब्लिक किया था, भ्रूण हत्या वाले को, है ना। तो आने के बावजूद सामाजिक विषमता का सबसे प्रभावी संरचना है, इतनी समस्याओं की जड़ है। तो ये आपका सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, इसको आप भी लिख सकते हैं आसानी से। यदि आप 20 पॉइंट भी बना के फिर उसको लिखने का एक क्रमबद्ध तरीका जानते हैं तो आप आसानी से इसे लिख पाएंगे। अगला ये देखो, आपका आईआर से पूछा गया, आईआर के साथ इसमें साइंस टेक को जोड़ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारकों के रूप में प्रौद्योगिकी, कोविड का टाइम चल रहा है और इस समय देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रौद्योगिकी ने बहुत बड़ा प्रश्रय लिया है। कोविड को लेकर पूरा विश्व एकजुट हो गया, सबके दिमाग में सिर्फ इस समय बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रौद्योगिकी कितने सारे रूप में जुड़ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ चुकी है पूरे विश्व के साथ, है ना। डिफेंस टेक्नोलॉजी जुड़ चुकी है पूरे विश्व के साथ, बायोटेक्नोलॉजी जुड़ चुकी है पूरे विश्व के साथ। तो अब जितने भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हो रहे हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है ना। आज विश्व के बहुत सारे देश इसरो के माध्यम से अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, विश्व के बहुत सारे देश दूसरे देशों की प्रौद्योगिकी का सहारा ले रहे हैं। तो आज तकनीकी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम बन चुका हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। तो इस पर भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे। तो ये दूसरे वाले सेक्शन में तो आपको आसानी से 7वां है 8वां है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक है। लेकिन जो पहले वाला मूर्त पक्ष है, मूर्त पक्ष के लिए बहुत जरूरी कि आपकी एथिक्स में अच्छी पकड़ हो, आपकी फिलॉसफी में अच्छी पकड़ हो। जब आप तक आप इस पर नहीं रखेंगे तो शायद आप जो है ऐसे का एक सेक्शन में बहुत अपने आप को कमज़ोर बना लेंगे। तो ये जो हमारी क्लास होगी, यहाँ पे मैं बहुत सारे फिलॉसफी के भी पक्ष लेकर के आपके साथ चलूँगा ताकि कहीं ना कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो। इसीलिए ऐसे मैंने जो ली हैं, ऐसे की क्लास तो कंप्लीट रॉबिन सर ने ली है, पूरी 11-12 क्लास हुई हैं जिसमें लिखना सब कुछ सिखाया गया है। मैं जब आपको इथिक्स पढ़ा लूँगा फिर मैं ऐसे लूँगा तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। अगला सेशन ही मुझे निबंध का लेना है जिसमें सारी चीज़ डिटेल से पढ़ाएंगे। तो लेकिन फिर इसके बावजूद भी यदि आपने जनरल स्टडी की क्लासेस कर रखी हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिख सकते हैं, समझने के बाद यहाँ से लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, आर्थिक समृद्धि को सोशल जस्टिस के साथ जोड़ सकते हैं। और ये बाकी के टॉपिक, ये आपका कल्चर का टॉपिक है, ये भी आराम से लिख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में खूब डिटेल से मैंने चीज़ें बताई हैं और बाकी इनमें से भी आप पहला वाला ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको सिर्फ अब आप लोगों को सिर्फ मुंडी नहीं लानी है,
बल्कि इनके बारे में 10-10 पॉइंट आप लोगों को ढूंढने हैं। सोचोगे, ठीक है, ये पेपर आपके पास है, इसके बारे में 10-10 पॉइंट। अब हमारे डेली का जो पेपर होता जाएगा, आता जाएगा, तो हम अभी से उन पेपरों को फील करेंगे कि हम खुद देने जा रहे हैं, खुद दे रहे हैं। 3 घंटे का टाइम लीजिए, बैठिए और एक एक टॉपिक चुनिए और इनसे पॉइंट निकालिए। कोशिश करिए सबको लिखने का। स्तर आप देख रहे हैं, स्तर बहुत हाई लेवल का है। यदि आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को नहीं लिख पाएंगे, कलम नहीं चलेगी आपकी। तो यदि आपने सोच रखा है कि यूपीएससी देना है, तो ये है पेपर। इस पेपर को, लेवल को हम लोगों को टच करना पड़ेगा, अभी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो निबंध का पहला प्रश्न पत्र है, इसको देखते हैं। फिर इसके बाद आगे के प्रश्न पत्र करेंगे। जब मैं निबंध की क्लास लूँगा डिटेल, तो मैं ये सारे टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर जितने निबंध के होंगे सबको बता के जाऊँगा। आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बाकी टॉपिक जितने भी हैं सब देखो जुड़ते हैं। आप IR जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, साइंस टेक के साथ इसको जोड़ना आपको सीखना है। यही किया इस एसे में, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक सोसाइटी से है, आप इसको लिख पाएंगे। ये आपका इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस से जोड़ दिया, 2 टॉपिकों को आपस में जोड़ दिया। कैसे अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है, यानी विकास वर्सेस समृद्धि, डेवलपमेंट वर्सेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि, यानी किसी देश की GDP बढ़ती जाए, प्रति व्यक्ति बढ़ती जाए, लेकिन वहाँ पे आर्थिक विषमता भी बढ़ती जाए, वहाँ पे लोगों की शिक्षा की भी कम होती जाए, वहाँ पे स्वास्थ्य की इशू और बढ़ते चले जाए, तो किस काम की आर्थिक समृद्धि है ना। गुणात्मक, यदि संख्यात्मक वृद्धि हो रही है तो गुणात्मक वृद्धि होनी बहुत आवश्यक है। तो इस चीज को भी यहाँ पर आप देखेंगे। बाकी ये कल्चर का है, बहुत इजी है। इनमें अमूर्त पे हमें थोड़ा सा काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूर्त नहीं समझ पाते हैं। तीसरा है जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबता है। जहाज के चारों तरफ का पानी उसे नहीं डुबाता है। मैं आसान भाषा में कहूँ तो घर का वेदी लंका ढाबे वाली कहानी है। आपके बीच का ही कोई आदमी आपके जीवन को समाप्त कर देता है। आप अपने अवगुणों से खत्म हो जाते हैं। बाहर का आदमी आपको, जैसे आज आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निकले हैं, तो आज जो है बाहरी हस्तक्षेपों से नहीं आप परेशान हैं, आप अंदर से ही टूटे हुए हैं, आप अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। मतलब आप अपने अवगुणों के कारण से अपना पतन निर्धारित करते हैं। बाहरी अवगुण आपके ऊपर प्रभावी नहीं होते हैं, बाहर के लोग आपके पतन का कारण नहीं बनते हैं, आपके अंदर के अवगुण ही आपके पतन का कारण बनते हैं। जहाज के बाहर का पानी उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन उसके अंदर जब पानी आ जाता है तो उसे डुबा देता है। ये कहना चाह रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे नहीं समझ रहे? बस तो ये चीज आपको अब समझना पड़ेगा और इस पे पॉइंट बना के लिखने पड़ेंगे, ठीक। चलिए, तो ये आप एक बार पेपर देख के, मैं चाहता हूँ ये चीज करना शुरू करिए सिंसियरली। इसमें मैं पिछले साल के प्रश्न पत्रों से आपका दिमाग खुलेगा, आपका स्तर बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे आपको करना है। यदि आप समझ ही नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। चलिए ठीक है, फिर ये डेली बेसिस पे करेंगे हम। डेली क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपका, हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लूँ। यदि नहीं यहाँ पे करूँगा तो ये वीडियो आपको वहाँ पे चैनल पे आपको मिलेगा। तो आपको डेली का क्वेश्चन खुद भी देखना है और साथ में जो मैं भी, तो इससे एक आइडिया ये लगेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। पहले तो ये, दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। अब चारों पेपर जब आएंगे, चारों पेपर की तस्वीर, फिर इसके बाद आपका यूपीपीएससी भी चालू हो जाना है, उसका भी प्रश्न पत्र हमें साथ साथ देखना है। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। यदि करते चलेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में आगे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी हमें, ठीक। चलो।